हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। NDTY की थर्ड ईयर की परीक्षा की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों, इस कामना से आप सभी को जय भगवान। और कुछ प्रश्न के उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ जो कि इस पुस्तक में दिए गए हैं। डॉक्टर विकास सक्सेना, डॉक्टर रितु दर्शनी, इनकी पुस्तक में दिए हैं प्रश्न पत्र, उसके आंसर भी दिए हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ जो आपको मदद कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इस कामना से धन्यवाद। क्योंकि दो तीव्र रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा लिखें। उत्तर है, रोग दो प्रकार के होते हैं, जीर्ण रोग एवं तीव्र रोग। तीव्र रोग वह रोग है जो बहुत ही तीव्रता से अचानक ही आते हैं और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तीव्र रोग शरीर के मित्र हैं जो यह इशारा करते हैं कि आपके शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्रित हो रहे हैं। यदि अभी इनका इलाज नहीं किया गया तो यह जीर्ण रोग में बदल जाएंगे। उस समय इसका इलाज करने में बहुत समय लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि तीव्र रोग शरीर की शुद्धि का एक प्रयास है। ग्रीष्म ऋतु के दो तीव्र रोग, पहला दस्त, दूसरा वमन। दस्त, गर्मी की अधिकता से शरीर को भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है और गरिष्ठ भोजन लेने से अपच एवं दस्त की शिकायत हो जाती है। दस्त के कारण शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। पतले दस्त का कारण भोजन का ठीक से न पचना है। प्राकृतिक चिकित्सा, दस्त लगने पर पेड़ों पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाएं या पेट का ठंडा सेक करें। तत्पश्चात छाछ का या ठंडे पानी का एनिमा कम पानी का देना चाहिए। ठंडा कटी स्नान भी 2-2 घंटे बाद कराने से रोगी को आराम मिलता है। कटी स्नान के बाद सूती पट्टी को पानी में भिगोकर पेट की लपेट करें। इसके पश्चात ऊनी कपड़ा या मफलर लगभग 30 मिनट के लिए बांध दें। इस उपचार से रोगी को 1-2 दिन में ही लाभ मिल जाएगा। दूसरा है वमन। वमन यानी उल्टी करना। गर्मी के दिनों में पित्त की अधिकता से वमन या उल्टी होना शुरू हो जाती है। वमन, जिसमें जी मचलने की अनुभूति होती है, समय कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। उस समय कुछ भी खाने का मन नहीं होता है और मुंह में उंगली डालकर या पानी पीकर सब कुछ बाहर निकालने का मन होता है। इसकी प्राकृतिक चिकित्सा, पित्त कम करना ही वमन का उपचार है। पित्त कम करना ही वमन का उपचार है। इसके लिए ऊषापान करें, कुंजल द्वारा अमाशय की सफाई कर लें, पेड़ों पर ठंडी मिट्टी का प्रयोग करें, गुनगुने पानी में नींबू डालकर एनिमा लें व गर्म ठंडा कटी स्नान करें। तत्पश्चात पट्टी लपेट लें। वमन या उल्टी की इच्छा होने पर ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा कई बार पिएं, जिससे पित्त की तीव्रता कम होगी और रोगी को आराम मिलेगा। शीत ऋतु के दो रोग। शीत ऋतु के दो रोग, पहला है जुकाम, दूसरा है बुखार। जुकाम, मौसम बदलने पर एवं सर्दी लगने पर बहुत से लोगों को जुकाम हो जाता है, जिसके कारण नाक से श्लेष्मा बहना शुरू हो जाता है।
इसके कारण गले में खराश, सिर में दर्द, आंखें लाल एवं शरीर में हल्का दर्द शुरू हो जाता है। लंबे समय तक जुकाम बना रहे तो यह गाढ़ा होकर कफ में बदल जाता है। जुकाम अधिक उन लोगों को होता है जो बंद वातावरण में रहते हैं, धूल धुएं का संपर्क अधिक रहता है तथा जहां शुद्ध वायु का अभाव होता है। प्राकृतिक चिकित्सा। जुकाम से पीड़ित रोगी को जल नीति, सूत्र नीति, भस्त्रिका का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारी नासा छिद्र खुल जाते हैं। कब्ज भी जुकाम का एक कारण होता है, अतः पेड़ों की सफाई के लिए मिट्टी की ठंडी पट्टी पेड़ों पर रखें। गुनगुने पानी का एनिमा देकर गर्म पानी स्नान करने से जुकाम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। सोने से पूर्व चेहरा, गले व छाती पर गर्म पानी की भाप लेने से भी श्वसन तंत्र खुल जाता है और जुकाम में राहत मिलती है। बुखार। दूसरा है बुखार। शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाना बुखार का सूचक है। बुखार उन तीव्र रोगों में से है जो अधिकांश लोगों को आ जाता है। शरीर की गर्मी का बढ़ना अर्थात शरीर में स्थित विजातीय द्रव्य को बाहर नहीं निकाला गया तो कोई जीर्ण रोग हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा। सर्वप्रथम पेट का गर्म ठंडा सेक करके पेड़ों पर मिट्टी की ठंडी पट्टी 30 मिनट रखें। इसके बाद गुनगुने नीम के पानी का एनिमा देकर रोगी को कुछ देर विश्राम कराएं। बुखार में ठंडे पानी में भीगे तौलिए से सारे शरीर का घर्षण स्नान कराएं। यह घर्षण स्नान 10-15 दिन तक चल सकता है। इस उपचार से बहुत जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। बुखार के लिए दूसरा प्रयोग है गीली चादर लपेट। रोगी को 30-30 मिनट की यह लपेट नियमित 3 दिन करा दें। इससे शरीर के विजातीय द्रव्य पसीने के रूप से बाहर निकल जाते हैं। गर्म पानी स्नान भी बुखार के लिए अच्छा उपचार है। बुखार के दिनों में रोगी को उपवास करना चाहिए। इससे शरीर की निष्कासन क्रिया तेज हो जाती है और रोगी को पूर्ण आराम अतिशीघ्रता में मिलता है। धन्यवाद। जय भगवान। जय भगवान। प्रश्न दूसरा। स्त्रियों में मासिक धर्म का विस्तार से वर्णन करें। इससे संबंधित विविध रोगों का नाम लिखें। प्रश्न दूसरा। स्त्रियों में मासिक धर्म का विस्तार से वर्णन करें। इससे संबंधित विविध रोगों के नाम लिखें। बालिका जब किशोर अवस्था में 11 से 13 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तब उसे मासिक धर्म की शुरुआत होती है। मासिक धर्म की शुरुआत यौनावस्था का संकेत है। इस दौरान बालिकाओं में कई परिवर्तन आते हैं। मासिक धर्म का अर्थ यह भी है कि वह अब गर्भवती हो सकती है। मासिक स्राव सामान्यतया लगभग 28 दिन के बाद आता है। कभी कभी यह अवधि 6 से 7 दिन आगे पीछे भी हो जाती है। मासिक स्राव 3 से 6 दिन तक रहता है। मासिक धर्म कैसे होता है? मासिक धर्म कैसे होता है? गर्भाशय में निकलने वाले हार्मोन्स गर्भाशय के अंदर की दीवार पर जमकर परत को मोटा बनाते हैं, जिससे स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। यदि गर्भ संचयन नहीं होता है तो यह जमी हुई अतिरिक्त परत मृत होकर गर्भाशय की दीवार छोड़कर रक्तस्राव के रूप में निकलने लगती है। इसी को मासिक धर्म का स्राव कहते हैं। इससे गहरे लाल रंग का गाढ़ा खून स्रावित होता है। मासिक धर्म के कारण बदलाव। मासिक धर्म के कारण बदलाव भावनात्मक बदलाव होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, उल्टी की इच्छा आदि। शारीरिक बदलाव होते हैं। स्तनों पर सूजन आती है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पेड़ों के निचले भाग में भारीपन आदि। मासिक धर्म संबंधित रोग होते हैं। अल्पमासिक
स्राव, अनियमित मासिक धर्म, अति मासिक स्राव, कष्टातर्व, गर्भाशय में सूजन आदि ये सारी तकलीफें होती हैं। फिर से मैं बताता हूँ आपको। भावनात्मक बदलाव जो होती है चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, उल्टी की इच्छा आदि। फिर शारीरिक बदलाव होता है स्तनों पर सूजन व दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, पेड़ों के निचले भाग में भारीपन आदि। मासिक धर्म संबंधित रोग भी होते हैं जिसमें अल्प मासिक स्राव होता है, अनियमित मासिक धर्म होता है, अति मासिक स्राव होता है, कष्टातर्व और गर्भाशय में सूजन आदि की तकलीफें होती हैं। प्रश्न तीसरा, एक स्वस्थ युवा की औसत नाड़ी वह स्वास्थ्य गति, रक्तचाप, तापक्रम, सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट तथा बैठने खड़े रहने तथा चलते समय की सही स्थिति बताएं। प्रश्न तीसरा है, एक स्वस्थ युवा की औसत नाड़ी व श्वास गति, रक्तचाप, तापक्रम, सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट तथा बैठने खड़े रहने तथा चलते समय की सही स्थिति बताएं। उत्तर, स्वस्थ युवा की औसत नाड़ी 72 प्रति मिनट होती है, श्वास गति 18 गति मिनट, रक्तचाप 120/80, तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस होती है। बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। खड़े रहते समय दोनों पैरों पर समान बल रहना चाहिए। चलते समय सीधे सामने देखते हुए चलें व दोनों हाथों को जितना आगे ला सकें ले जाना चाहिए। पैरों को भी सीधे सीधे ही आगे बढ़ाते हुए पहले एड़ी फिर पंजा जमीन पर रखना चाहिए। प्रश्न चौथा, सूखा रोग रिकेट्स पर टिप्पणी लिखें। सूखा रोग रिकेट्स पर टिप्पणी लिखें। बच्चों के शरीर में विटामिन डी व कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग आ जाता है। बच्चों के शरीर में विटामिन डी व कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग आता है। कैल्शियम का कार्य हड्डियों का निर्माण करना है। सूखा रोग में पाचन व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाती है। बच्चे को दस्त शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में टेढ़ापन शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। यह रोग मुख्यतया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है। इस रोग के उपचार के लिए पीड़ित बच्चे को शुद्ध गाय के दूध का भरपूर सेवन कराना चाहिए। बच्चे को दूध का सेवन कराना चाहिए। गाय के दूध के अभाव में बकरी के दूध का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। गाय के दूध के अभाव में बकरी के दूध का भी प्रयोग किया जा सकता है। पाचन तंत्र की मजबूती के लिए पेट का गर्म ठंडा सेक, मिट्टी की ठंडी पट्टी व एनिमा लेते रहना चाहिए। प्रश्न पांचवा, श्वेत प्रदर पर टिप्पणी लिखो। श्वेत प्रदर पर टिप्पणी लिखो। उत्तर, योनि मार्ग से सफेद रंग का बदबूदार स्राव निकलना श्वेत प्रदर कहलाता है। योनि मार्ग से सफेद रंग का बदबूदार स्राव निकलना श्वेत प्रदर कहलाता है। इसे लिगोरिया या प्रदर भी कहते हैं। यह स्राव कई महीनों तक चलता रहता है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो यह जीर्ण रोग बन जाता है। श्वेत प्रदर के कारण रोगी के शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे रोगी की आंखें अंदर धंस जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और रोगी हमेशा थकान महसूस करते हैं। प्रदर के कारण कमर के आसपास थोड़ी देर बैठने पर ही दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब किसी महिला के शरीर में अनेकों विजातीय द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं और वह मल मूत्र, पसीने व कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा नहीं निकल पाते, तब महिला के उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से यह स्राव के रूप में बाहर निकलते हैं। इसका एक और कारण अधिक सहवास भी हो सकता है, जिसके कारण योनि मार्ग से यह सफेद रंग का स्राव शुरू हो जाता है। गुप्तांगों की नियमित सफाई का न होना भी इस रोग का कारण हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार।
प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार। डूस द्वारा योनि मार्ग की नियमित सफाई करनी चाहिए। फिटकरी के पानी का डूस सप्ताह में 3 दिन लेने से काफ़ी राहत मिल सकती है। ठंडा कटी स्नान 10-15 मिनट का प्रतिदिन लिया जा सकता है। एनिमा द्वारा पेट भी साफ कर लेना चाहिए। सोने से पहले ठंडा में स्नान करने से भी श्वेत प्रदर में आराम मिलता है। वर्जित तेल मसालेदार भोजन, चाय कॉफ़ी आदि सभी उत्तेजक पदार्थ इसमें वर्जित होते हैं। प्रश्न छठा, अनियमित मासिक धर्म की चिकित्सा लिखें। अनियमित मासिक धर्म की चिकित्सा लिखें। उत्तर, अनियमित मासिक धर्म। महिलाओं में मासिक धर्म का एक निश्चित समय होता है। यह मुख्यतः 3 से 5 दिन तक रहता है। कभी कभी यह 10 से 12 दिन तक का हो जाता है, तो कभी कुछ महीनों तक मासिक स्राव होता ही नहीं, या कभी कभी महीने में 2 बार मासिक स्राव हो जाता है। इस प्रकार के स्राव को अनियमित मासिक धर्म कहा जाता है। इस रोग के कारण शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अनेकों दूसरे नए रोग शरीर में आ जाते हैं, जैसे कि मोटापा, गर्भाशय में गांठ, हार्मोन्स का असंतुलन, कैल्शियम व खून की कमी अनियमित मासिक धर्म का ही परिणाम है। चिकित्सा। इस रोग के इलाज के लिए सबसे पहले कब्ज को दूर करना चाहिए। पेड़ों की सफाई होते ही इस रोग में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत भी यही है। इस रोग में ठंडा कटी स्नान, पेड़ों की लपेट आदि देनी चाहिए। आहार में ताजे फलों या फलों के रस पर कुछ दिन रहें। नियमित योगाभ्यास करें। इस चिकित्सा से उन रोगियों को भी लाभ मिलता है कि जिनके मासिक धर्म का कम उम्र में ही बंद हो चुके होते हैं, उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न सातवां, निम्न रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। पहला, गर्भाशय की सूजन। दूसरा है अत्यधिक ऋतुस्राव। तीसरा है अल्पराज और चौथा है कष्टातर्व। उत्तर लिखते हैं। पहला है गर्भाशय की सूजन। गर्भाशय की सूजन। महिलाओं का गर्भाशय एक ऐसा स्थान है जहां शिशु जन्म से पहले 9 माह तक रहता है। गर्भाशय अमरूद की आकार की संरचना है। इसकी लंबाई लगभग 3 इंच रहती है। गर्भाशय के 2 और 2 डिम्बकों से मिलती हैं। जब किसी कारणवश गर्भाशय के अंदर स्थित झिल्ली में या गर्भाशय में सूजन आ जाती है, तो पेट में दर्द बना रहता है। सूजन के कारण मासिक धर्म की अनियमितता, श्वेत प्रदर, अल्परज आदि बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा। गर्भाशय की सूजन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा। गर्भाशय में सूजन आने पर नीम के गुनगुने पानी का योनि प्रक्षालन कराएं। पेट व कमर का गर्म ठंडा सेक, ठंडा मेहन स्नान व गर्म ठंडा कटी स्नान आदि कराने से लाभ मिलता है। आहार में कुछ दिनों तक पूर्ण उपवास पर रहकर विश्राम करें। इससे सूजन पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दूसरा, अत्यधिक ऋतुस्राव। मासिक धर्म के दौरान जब रक्तस्राव अधिक मात्रा में होता है, तो उसे रजाधिक्य कहा जाता है। रक्तस्राव अधिक होने का मुख्य कारण गर्भाशय की सूजन या अन्य गड़बड़ी है। यह रोग होने पर 3 से 7 दिनों तक रक्तस्राव चलता रहता है। कभी कभी यह 10-12 दिन तक भी चलता है। अत्यधिक सहवास व यकृत की सूजन भी इस रोग को बढ़ाती है। प्राकृतिक चिकित्सा। अत्यधिक ऋतुस्राव की प्राकृतिक चिकित्सा। योनि मार्ग के आसपास व पेड़ों पर बर्फ की सिकाई करके ठंडे पानी का डोज देना चाहिए। सुबह शाम ठंडा कटी स्नान 15-15 मिनट का करें। आंतों की सफाई के लिए नीमा का प्रयोग करें। आहार के कुछ दिन पूर्ण उपवास, तत्पश्चात रसाहार व फलाहार करें। संभव हो तो मट्ठा कल्प करें, पूर्ण लाभ मिलेगा।
तीसरा है अल्परज। अल्परज जब स्त्रियों के नियमित मासिक स्राव के समय कम मात्रा में स्राव होता है उसे अल्परज कहा जाता है। यह रोग गर्भाशय की गड़बड़ी के कारण शुरू होता है। दूसरा कारण मोटापा है। मोटापे के कारण हार्मोन्स का असंतुलन होना एक आम बात है। तीसरा कारण मानसिक अवसाद है जिसके कारण अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव अनियमित हो जाते हैं और यह रोग हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा। अल्परज की प्राकृतिक चिकित्सा। पेड़ों का गर्म ठंडा सेक करके आधे घंटे ठंडी मिट्टी की पट्टी पेट पर रखें। एनिमा लेकर पेट साफ कर लें। प्रतिदिन 10 मिनट का सोने से पहले मेहन स्नान करें। सामान्य दिनों में गर्म कटी स्नान भी लेते रहें। आहार में कुछ दिन रसाहार पर रहें, इसके बाद 10-15 दिन उबली सब्जियों पर रहें। इस रोग में लाभ मिलेगा। कष्टातर्व। चौथा है कष्टातर्व। यह रोग उन महिलाओं को अधिक होता है जो शारीरिक श्रम फिजिकल लेबर नहीं करती हैं। यह रोग उन महिलाओं को अधिक होता है जो शारीरिक श्रम फिजिकल लेबर नहीं करती, जिसके कारण गर्भाशय व ओवरीज कमजोर हो जाती हैं और मासिक धर्म के समय रक्त के दबाव को सहन नहीं कर पाती। रोगी का आहार डाइट। रोगी का आहार डाइट। इस रोग से पीड़ित होने पर महिलाओं की अधिक से अधिक क्षारीय आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, सूप व सफ़ेद पेठे का रस बहुत लाभदायक है। चिकित्सा। इस रोग का प्रमुख कारण गर्भाशय की विकृति है, अतः गर्भाशय के इलाज पर ध्यान देना चाहिए। नियमित योनि डूस लें। मेहनन स्नान व गुनगुना कटी स्नान निर्देशानुसार लेते रहें। प्रश्न 8वां। गर्भवती स्त्री को 8वें मास में होने वाले कब्ज तथा कमर दर्द में उपचार बताएं। प्रश्न 8वां। गर्भवती स्त्री को 8वें मास में होने वाले कब्ज तथा कमर दर्द में उपचार बताएं। अधिकांश महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का आंतों पर दबाव पड़ने के कारण कब्ज शुरू हो जाती है। गर्भावस्था में शारीरिक श्रम के अभाव व अधिक भोजन करने के कारण कब्ज रहना एक आम बात है। ऐसी अवस्था में किसी भी रेचक औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन औषधियों के कारण गर्भपात भी हो जाता है। कब्ज के निवारण के लिए गुनगुने पानी का कटी स्नान 10-15 मिनट का प्रतिदिन लेना चाहिए। गुनगुने पानी का एनिमा भी लिया जा सकता है। भरपूर जल का सेवन करें। भोजन में चोकर युक्त आटे से बनी रोटी व अंकुरित आहार व रेशेदार फल जैसे सेब, अनार, अमरूद, नाशपाती आदि के प्रयोग से आसानी से कब्ज दूर की जा सकती है। कमर दर्द के उपचार के लिए गुनगुने पानी का कटी स्नान व हल्के कमर के व्यायाम करने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने से कमर दर्द रहने लगता है तथा पेट पर खिंचाव पड़ता है। चक्की चालन एक ऐसा आसन है जो सामान्य प्रसव में सहायक है व कमर को लचीलापन प्रदान करता है। खड़े होकर अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करें। खुली हवा, हल्की सैर अवश्य करें। प्राचीन काल में महिलाएं आखिरी समय तक काम में व्यस्त रहती थी और सामान्य प्रसव हुआ करता था। आज वर्तमान समय में महिलाएं हल्के शारीरिक श्रम से भी बचती हैं। यही कारण है कि 60% बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। प्रश्न 9वां। स्तनपान से शिशु की वृद्धि कैसे होती है? स्तनपान से शिशु की वृद्धि कैसे होती है? यह शिशु के लिए किस माह तक उचित है? माँ के अशक्त होने पर शिशु के लिए दूध की वैकल्पिक व्यवस्था आप क्या बताएंगे? माँ के अशक्त होने पर शिशु के लिए दूध की वैकल्पिक व्यवस्था आप क्या बताएंगे? उत्तर: माँ का दूध जन्म से कम 6 महीने तक पिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि शिशु के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। माँ का दूध शिशुओं की पोषण आवश्यकताओं के एकदम अनुरूप होता है। उसमें सभी पोषक तत्व उतनी ही मात्रा में पाए जाते हैं।
जितने शिशु के लिए आवश्यक है। माँ का दूध बच्चे के नाजुक या कोमल पाचन तंत्र के अनुकूल होता है तथा माँ के दूध में अत्यधिक मात्रा में कार्बोज, अनिवार्य वसा, अम्ल और कुछ विशेष सुरक्षात्मक पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन ई होते हैं, जो कि शिशु के लिए लाभप्रद होते हैं। माँ के अशक्त होने पर शिशु को गाय का दूध दिया जा सकता है। प्रश्न 10वां निम्न पर टिप्पणी लिखें। शिशु की मालिश और दूसरा कुपोषण। शिशु की मालिश और दूसरा कुपोषण। पहला, शिशु की मालिश पर उत्तर। शिशु के लिए मालिश बहुत लाभदायक होती है, इसलिए बच्चे की नियमित मालिश करना अति आवश्यक है। इससे बच्चे को बहुत लाभ पहुंचता है। छोटे बच्चे को धूप में लिटाकर मालिश करना बहुत लाभदायक होता है। बच्चों की मालिश हल्के हाथ से करनी चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, साथ ही उनकी हड्डियां भी मुलायम होती हैं, अतः ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने पर उन्हें नुकसान हो सकता है। बच्चे की सिर की मालिश करने पर उसकी देखने, याद करने व सोचने की शक्ति तीव्र होती है, साथ ही उसका मस्तिष्क भी तेज होता है। बच्चों की मांसपेशियों की मालिश द्वारा पोलियो जैसे भयानक बीमारियों से बचाया जा सकता है। बच्चों के शरीर पर घर्षण द्वारा मालिश का लाभ दिया जा सकता है। दूसरा है कुपोषण। उत्तर। कुपोषण का उत्तर, शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर को भोजन न मिलना कुपोषण कहलाता है, या शरीर में भोजन का अवशोषण ठीक से न होना वह कुपोषण कहलाता है। कुपोषण अनेकों घातक रोगों की जड़ है। विश्व भर में भारत के सर्वाधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। संतुलित भोजन का अभाव बच्चों में कुपोषण लाता है। प्रश्न 11वां। जय भगवान। नमस्कार दोस्तों, जय भगवान। प्रश्न पत्र 1। प्रश्न 11वां। कुक्कुर खांसी रोग क्या है? कुक्कुर खांसी रोग क्या है? इसकी प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। प्रश्न 11वां। कुक्कुर खांसी रोग क्या है? इसके प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। कुक्कुर खांसी यह छोटे बच्चों को होने वाला रोग है। इस रोग का प्रमुख कारक बी ट्रिट्यूसिस है। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है। इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। यह 2-3 वर्षों के बच्चों को अधिक होता है। खांसी व नाक बहने से यह रोग शुरू होता है और धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि नाक से पतला द्रव्य निकलता ही रहता है। खांसते समय हुप की आवाज़ आती है। कुक्कुर खांसी एक जानलेवा बीमारी है। इससे कुपोषण हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा: छाती पीट कर गर्म पानी की थैली से कपड़ा लगाकर छाती की सिकाई करें। सरसों के तेल में लहसुन डालकर गर्म करके गुनगुना होने दें व बच्चे की छाती पीट गले की हल्के हाथ से मालिश करें। बड़े व्यक्ति को यदि यह हो जाए तो गर्म पाद स्नान, भाप स्नान, जलनेति, सूर्यभेदी प्राणायाम कराएं। आहार में रसाहार पर रहें। छोटे बच्चों की कुक्कुर खांसी होने पर तुलसी की मंजरी में शहद डालकर 2-4 दिन दे दे, आराम मिल जाएगा। प्रश्न 12वां। लू की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। गर्मी के दिनों में अधिकांश लोगों को लू लग जाती है। ऐसी अवस्था में रोगी के शरीर को ठंडा करने की आवश्यकता है। आहार बंद करके कच्चे आम का पन्ना, दही की लस्सी या नींबू पानी, शहद, ठंडे पानी से शरीर का स्पंज लाभदायक है। ठंडी गीली चादर लपेट
पेड़ों पर मिट्टी पट्टी व ठंडा कटी स्नान बदल बदल कर लेने से लू का प्रकोप समाप्त हो जाता है। प्रश्न 13, हैजा के रोगी की चिकित्सा कैसे करेंगे? हैजा के रोगी की चिकित्सा कैसे करेंगे? पानी जैसे दस्त आना हैजा की पहचान है। पानी जैसे दस्त आना हैजा की पहचान है। यह तीव्र व जीर्ण हो सकता है। अधिकांश बच्चों को यह रोग होता है। हैजा अधिक भोजन करने, बेमेल भोजन का प्रयोग, अधिक दवाओं का प्रयोग, दस्तावर दवाओं के अधिक प्रयोग से तथा गंदे पानी व गंदे हाथों से भोजन करने से होता है। इसकी प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसे रोगी के पेड़ों को ठंडा सेक पानी या ठंडी मिट्टी की पट्टी से करें। ठंडे पानी का एनीमा देकर 15 मिनट या का ठंडा कटी स्नान कराएं। यही क्रम 3-5 दिन करें, रोगी को आराम मिलेगा। आहार, छाछ, नारियल पानी, गाजर का रस, चावल आदि का प्रयोग कराना चाहिए। हैजा होने पर फलाहार, रसाहार एवं जल का ही भरपूर सेवन करना चाहिए। प्रश्न 14, गर्भवती महिलाओं का आहार लिखें। गर्भवती महिलाओं का आहार लिखें। उत्तर, गर्भावस्था वह समय है जब माँ की कोख में भ्रूण की संरचना होती है, जिसका विकास माता के भोजन के अनुसार होता है। यदि माँ गर्भावस्था के समय उचित पोषक भोजन न ले तो आने वाला बच्चा कमजोर पैदा होगा, जिसकी जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे शिशु कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। गर्भावस्था में संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन व जल हो, जिससे गर्भवती महिला को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, रागी, बाजरा, दालें, फली, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ व घी आदि इन पदार्थों से बना भोजन ऊर्जा युक्त होगा। आहार में अंकुरितान व सलाद का भी भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कब्ज से बचा जा सके। सूखे फल, अखरोट, बादाम, पिस्ता, दूध से बने पदार्थ का सेवन भी गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए। प्रश्न 15, 1 वर्ष के बालक के लिए उपयुक्त आहार लिखें। प्रश्न 15, 1 वर्ष के बालक के लिए उपयुक्त आहार लिखें। उत्तर, 0 से 4 माह के शिशुओं के लिए स्तनपान सबसे उत्तम व शुद्ध आहार होता है। इससे शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वह अनेकों बीमारियों से बचा रहता है। 4 माह से उम्र बढ़ते ही माँ का दूध बच्चे को पर्याप्त नहीं होता है, उससे दूसरे पोषक आहार भी देने चाहिए, जिससे शारीरिक विकास तेजी से हो सके। 4 माह के ऊपर के बच्चे को दाल का पानी, हरी पत्तेदार सब्जियों का पानी, उबली सब्जी या दाल को मसल कर दे सकते हैं। 6 माह का होने के बाद मसले हुए दाल चावल, हरी सब्जियां, पके फल, रोटी, दलिया मसले हुए दिए जा सकते हैं। 1 साल का होने के बाद बच्चा ठीक वही भोजन खा सकता है जो वयस्क व्यक्ति खाते हैं। प्रश्न 16, गेहूं घास का चिकित्सीय प्रयोग लिखें। गेहूं के घास का चिकित्सकीय प्रयोग लिखें। उत्तर, क्यारी बनाकर इसमें गेहूं को उगाने के लिए डाल देना चाहिए। इसमें गोबर खाद का भी इस्तेमाल करें। घर में खाली जगह उपलब्ध न हो तो 7 गमलों में गेहूं बो देना चाहिए। 7 दिन बाद 5 से 8 इंच लंबी पत्तियां निकल आती हैं। ये पत्तियां औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। इन पत्तियों को जड़ के पास से काट लिया जाता है। इसे धोकर कूट लें व पीसकर कपड़े से निचोड़ लें। इस रस को पिएं। एक बार में आधा गिलास से 1 गिलास तक यह रस लिया जा सकता है। रस निकलने के तुरंत बाद ही इसका सेवन कर लेना चाहिए, जिससे रस में कड़वापन नहीं आता है। गेहूं घास का रस एक प्रकार का हरा खून है। इसे गेहूं के ज्वारे के रस के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि करता है, साथ ही रक्त की शुद्धि का भी कार्य करता है। गेहूं घास के रस से एनीमिया, रक्त की कमी, चर्म रोग, ब्लड कैंसर, उदर संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप, बालों का झड़ना, नेत्र संबंधी रोग आदि में विशेष रूप से अच्छा लाभ मिलता है। प्रश्न 17, बांझपन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारण लिखो। प्रश्न 17,
बांझपन से आप क्या समझते हो? इसके प्रमुख कारण लिखो। शादी के बाद स्त्री पुरुष संभोग के उपरांत 2 से 3 वर्ष में यदि स्त्री गर्भधारण न करे तो बांझपन की समस्या हो सकती है। इसके लिए पुरुष व स्त्री के वीर्य व रज की जांच की तकनीक से बांझपन की पहचान की जा सकती है। बांझपन के निम्न कारण हो सकते हैं: बहुत मोटापा, गर्भाशय का छोटा पड़ जाना, दुबलापन, माहवारी का बंद हो जाना, माहवारी का रुक रुक कर आना, गर्भाशय के मुंह का तंग होना, गर्भाशय में शक्ति या सूजन का होना, गर्भाशय का मुंह टेढ़ा होना, यौन संबंधी रोग, प्रदर गर्मी तथा सुजाग, मादक द्रव्य का प्रयोग, कंडमाला तथा श्लेमिक झिल्लियों की विकृति, वीर्य निकलने की नली के सुराग का पतला न होकर फैला होना, वीर्य में गर्भाधान की शक्ति का न होना। फिर से देखेंगे, बांझपन के निम्न कारण हो सकते हैं: बहुत मोटापा, गर्भाशय का छोटा पड़ जाना, दुबलापन, माहवारी का बंद हो जाना, माहवारी का रुक रुक कर आना, गर्भाशय के मुंह का तंग होना, गर्भाशय में शक्ति या सूजन का होना, गर्भाशय का मुंह टेढ़ा होना, यौन संबंधी रोग, प्रदर गर्मी तथा सुजाग, मादक द्रव्य का प्रयोग, कंडमाला तथा श्लेमिक झिल्लियों की विकृति, वीर्य निकलने की नली के सुराग का पतला न होकर फैला होना, वीर्य में गर्भाधान की शक्ति का न होना। प्रश्न 18, गर्भ निरोध के प्राकृतिक तरीके क्या हैं? प्रश्न 18, गर्भ निरोध के प्राकृतिक तरीके क्या हैं? प्राकृतिक तरीके: स्तनपान। जब तक माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती रहती है तब तक उसकी गर्भवती होने की संभावना कम रहती है। जब तक माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती रहती है तब तक उसकी गर्भवती होने की संभावना कम रहती है, लेकिन यह तब तक ही है जब तक कि शिशु माँ के दूध पर ही निर्भर है। स्पंज लगाकर, इससे एक स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। एक रूप से पानी में 2 चम्मच सिरका या 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दें। इससे स्पंज को डुबो दें। मैथुन करने से पहले इस स्पंज को योनि के अंदर की ओर रख लें। इसमें एक धागा भी बांधा जा सकता है, इससे निकालने में सुविधा रहेगी। इस स्पंज को मैथुन के 6 घंटे बाद निकाला जा सकता है। गर्भ निरोध के इस उपाय पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। सुरक्षित अवधि: जिन महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है उनका मासिक धर्म शुरू होने के 10वें दिन से आने वाले 8 दिन तक गर्भधारण की संभावना अधिक रहती है। गर्भ से बचने के लिए इन 8 दिनों में संभोग नहीं करना चाहिए। महीने के अतिरिक्त दिनों में गर्भवती होने की संभावना कम रहती है। मैथुन व्यवधान: इस तरीके में पुरुष वीर्य संकलन से पूर्व लिंग को योनि से बाहर हटा देता है। इस प्रक्रिया में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वीर्य की एक बूंद या जरा सी भी देर होने पर गर्भधारण हो सकता है। ग्रीवा श्लेष्मा उपाय: मासिक धर्म के दिनों को छोड़कर महिला को अपनी योनि के श्लेष्मा की जांच करनी चाहिए। यह उपाय सर्विक्स के श्लेष्मा का पानीदार और साफ होने के स्वभाव में परिवर्तन पर ध्यान रखकर किया जाता है। इसकी मात्रा भी अधिक होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होने वाले अंडोत्सर्ग के बाद श्लेष्मा गाढ़ा हो जाता है और मात्रा कम हो जाती है। एक साफ उंगली से अपनी योनि में थोड़ा सा श्लेष्मा लें और उसे ऊपर की ओर खींचें और अंगूठा और अंगुली से जुड़ा रहे तो महिला गर्भवती हो सकती है। यदि श्लेष्मा लेही की तरह गाढ़ी है और तार की तरह न खींचे तो आप गर्भधारण नहीं कर सकते। प्रश्न 19, नवजात शिशु की देखभाल व कृत्रिम श्वसन पर टिप्पणी लिखें। नवजात शिशु की देखभाल व कृत्रिम श्वसन पर टिप्पणी लिखें। उत्तर: नवजात शिशु की देखभाल: जन्म के तुरंत बाद श्लेष्मा व रक्त कपड़े से साफ करके बच्चे को नरम साफ कपड़े में लपेटकर मां के पास लिटाएं। ऐसी माता का कमरा गर्म होना चाहिए। शिशु के जन्म के तत्काल बाद स्तनपान कराएं। जन्म के समय शिशु का वजन करें। उस वजन को दर्ज करके 2 से 2.5 किलोग्राम के बीच का शिशु कमजोर होता है। ऐसे शिशु की अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। 5-7 दिनों बाद स्नान कराया जा सकता है। नवजात शिशु की 4 माह तक माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य कोई तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। कृत्रिम श्वसन: किसी भी प्रकार से अचानक श्वास रुकने पर
कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। श्वास रुकने के कुछ प्रमुख कारण हैं: धुएं के कारण सांस घुटना, दिल का दौरा पड़ने पर, डूबने पर, गले में कोई चीज फंसने पर। यदि व्यक्ति श्वास रुकने पर मिनट तक श्वास लेना शुरू न करे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की श्वास रुक जाए तो उपरोक्त किसी कारण से, तब उसे तख्त पर लिटाकर सिर को पीछे की तरफ मोड़ें और जबड़े को खोल दें। अंगुली से नाक बंद करें, उसके मुंह पर मुंह रखकर जोर से अंदर की ओर फूंक मारें जिससे छाती फूल जाए। एक क्षण मुंह हटाकर निकल जाने दें, दोबारा फिर करें। यह क्रिया जल्दी जल्दी दोहराएं। यह क्रिया तब तक जारी रखें जब तक व्यक्ति अपने आप श्वास लेने लगे या यह सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति मर चुका है। प्रश्न 20, सामान्य प्रसव के लिए जीवन शैली बताएं। प्रश्न 20, सामान्य प्रसव के लिए जीवन शैली बताएं। उत्तर: आज के आधुनिक युग में अधिकांश बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। इसका कहीं न कहीं एक कारण शारीरिक श्रम का अभाव है। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं घर गृहस्थी के काम भी कम कर देती हैं। बहुत सी महिलाओं को आराम तलब जीवन जीने की भी आदत होती जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अधिकतर बच्चे सामान्य प्रसव से ही पैदा होते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की महिलाएं गर्भावस्था में भी घर के सारे काम 8वें महीने तक करती हैं। शहरों में रहने वाली महिलाएं भी यदि अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर लें तो निश्चित रूप से सामान्य प्रसव होगा। गर्भवती महिलाएं प्रातःकालीन सैर सहजता अनुसार करने की आदत डालें। घर में आटा पीसने की हाथ चक्की लगाकर 1-2 किलो आटा नियमित पीसें। इससे कटी प्रदेश पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और प्रसव में आसानी रहेगी। घर के काम, झाड़ू पोछा आदि छोटे छोटे काम स्वयं ही निपटाएं। इससे मांसपेशियों में लचीलापन बना रहेगा। मन को प्रसन्न एवं शांत रखने के लिए अच्छी पुस्तकें, रामायण, सुंदरकांड या स्वास्थ्यवर्धक पुस्तकों को पढ़ें, जिससे तनाव कोसों दूर रहेगा। जैविक आहार का सेवन करें, जैसे हरी सब्जियां, कच्चा सलाद, ताजे रसदार फल, अंकुरित अन्न आदि। इस तरह इन उपायों को अपनाकर सामान्य प्रसव हो सकता है। जय भगवान।